नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज पूरा देश 39 वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। इस आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरो बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बांग्लादेश में 17 साल के इंतजार के बाद तारिक रहमान की वापसी हुई। पीएम मोदी ने बधाई तो दे दी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या रिश्तों की पुरानी मिठास लौट पाएगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर कहा कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने पलटवार किया। तो वहीं सदन में सीएम योगी ने सपा के पुराने शासनकाल पर तंज कसते हुए एक मशहूर मुहावरा पढ़ा, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, चेहरे पर धूल थी और ये आईना साफ करते रहे। और अंत में सीएम योगी ने कहा कि गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को अब हर महीने मिलने वाली पेंशन बढ़ाई जाएगी। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के चापाई नवाबगंज में देशी बम बनाने के दौरान हुआ धमाका, हादसे में 2 की हुई मौत, वहीं 3 की हालत गंभीर। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को मिली 24 साल की सजा, न्यूयॉर्क कोर्ट में कबूला गुनाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेजा। वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। ईरान से तनाव के बीच दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ रवाना। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी बोले, जहां वंदे मातरम अनिवार्य वहां से बच्चों को निकालें। उज्जैन में कहा, ये हमारी धार्मिक आजादी पर हमला, फैसला वापस ले सरकार। 7 दिन बाद बेऊर जेल से बाहर निकले पप्पू यादव, बोले कारोबारी खेमका हत्याकांड में गलत एनकाउंटर हुआ, नीट छात्रा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। और अब खबरें विस्तार से। आज 14 फरवरी है, वो तारीख जो हर भारतीय के सीने में गर्व और गम की मिलीजुली लहर पैदा करती है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में भारत के 40 जांबाज जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज इस शहादत की 7वीं बरसी है। 7 साल बीत गए, लेकिन उन वीर सपूतों की यादें और उनका बलिदान आज भी हर भारतीय को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरो बताते हुए उनके साहस और समर्पण को याद किया। आज पूरा देश 39 वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरो बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि इन वीर सपूतों का साहस और राष्ट्र के प्रति उनका टूट समर्पण हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी जवानों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उनके कर्ज को कभी नहीं चुका पाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस मौके पर जवानों की वीरता को याद किया और एक सशक्त भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। 7 साल पहले आज ही के दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने कायरतापूर्ण हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया था, जिसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज लेथपोरा के सीआरपीएफ मेमोरियल सहित देश के कोने कोने में इन शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में ये तारीख भले ही ब्लैक डे के रूप में दर्ज हो, लेकिन ये हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और भारत की जीरो टॉलरेंस नीति की उस कहानी को भी बयां करती है जिसने देश की सुरक्षा रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आज 7 साल के बाद भी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर पूरा देश एक सुर में शहीदों को नमन कर रहा है। देश भर के पुलिस स्मारकों और सीआरपीएफ कैंपों में आज तिरंगा झुका हुआ है और मौन रखकर उन वीर आत्माओं की शांति की प्रार्थना की जा रही है। पुलवामा हमला केवल एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये भारत की सुरक्षा नीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हमले के मात्र 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसने दुनिया को संदेश दिया कि नया भारत अब घर में घुसकर मारता है। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह बदल दिया गया। काफिलों की आवाजाही के समय सिविल ट्रैफिक को रोकना
और तकनीकी निगरानी को बढ़ाना अब एक मानक प्रक्रिया बन चुकी है। आज जब हम इन शहीदों को याद कर रहे हैं तो ये केवल दुख मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये आतंकियों को ये बताने का भी दिन है कि भारत की एकता को कोई बम या बारूद नहीं तोड़ सकता। 40 जवानों का वो लहू आज भारत की अब एक सुरक्षा दीवार की नींव बन चुका है। बांग्लादेश की राजनीति में 12 फरवरी 2026 को एक नया इतिहास रचा गया है। 17 साल के लंबे निर्वासन और इंतजार के बाद तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। 300 सदस्यीय संसद में लगभग 206 से अधिक सीटें जीतकर बीएनपी ने अपनी धाक जमा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है, लेकिन दक्षिण एशिया की इस नई कूटनीतिक बिसात ने दिल्ली की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। शेख हसीना के दौर में भारत निश्चिंत था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से दूरी बना रखी थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान हमने देखा कि ढाका का झुकाव बीजिंग और इस्लामाबाद की ओर बढ़ने लगा। अब सवाल ये है कि क्या तारिक रहमान भी उसी रास्ते पर चलेंगे? अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है तो ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ने वाला चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेहद संवेदनशील इलाका है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें जैसे कि जमात इस्लामी दोबारा मजबूत होती है तो सीमा पार से घुसपैठ और उग्रवाद बढ़ सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य की घरेलू राजनीति और शांति पर पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 10 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार होता है। भारत वहां की गारमेंट इंडस्ट्री को 80% से ज्यादा कच्चा कपास देता है, लेकिन रिश्तों में आई खटास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने इस बार के बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद में 50% की भारी कटौती कर दी। ये कटौती साफ इशारा है कि भारत जो है अब फूक फूक कर कदम रख रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विकास से ज्यादा अब धर्म और मर्यादा पर महायुद्ध छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। सीएम ने दो टूक कहा कि इस देश में कानून का शासन सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। साफ है कि आगामी चुनावों से पहले यूपी की राजनीति अब धर्म और अस्मिता के मुद्दों पर आर पार की जंग के लिए तैयार है। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम योगी ने पहली बार शंकराचार्य विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। सीएम ने जोर देकर कहा कि भारत में कानून का शासन सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्था और मर्यादा सबके लिए समान है। उनके इस बयान का भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया, लेकिन विपक्षी खेमे में इसे एक बड़े अपमान के तौर पर देखा गया। उनके इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और सीएम योगी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने सीएम के बयान को शाब्दिक हिंसा और पाप बताया। उन्होंने महाकुंभ में मौतों के आंकड़ों, भ्रष्टाचार और अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि जिनके पास नैतिक अधिकार नहीं है वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठा रही हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तब संस्कार विकार में बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखा। सीएम योगी ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल की कड़वी यादें दिलाकर विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर और सदन के भीतर हुई इस ऐतिहासिक बहस का पूरा विश्लेषण करेंगे, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माहौल तब गर्मा गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखा। सीएम योगी ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बल्कि समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल की कड़वी यादें दिलाकर विपक्ष को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। आइए जानते हैं विधानसभा में हुई उस बहस की बड़ी बातें। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सीएम योगी ने सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब लोग यूपी को शक की निगाह से देखा करते थे। समाजवादी पार्टी के राज में प्रदेश की छवि ऐसी बन गई थी कि विकास की बातें कोसों दूर थी। सीएम योगी ने एक मशहूर मुहावरे के जरिए तंज कसते हुए कहा कि चेहरे पर धूल थी और ये आईना साफ करते रहे।
उनका इशारा साफ था कि समस्या विपक्ष की नीयत में थी, लेकिन वो दोष व्यवस्था को देते रहे। सीएम योगी ने 2017 से पहले की यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अपराधी समांतर सरकार चलाते थे, माफियाओं का बोलबाला था, व्यापारी अपना कारोबार समेट रहे थे और हमारी बेटियां घर से बाहर निकलने में घबराती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। सीएम योगी ने गर्व से कहा कि अब यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यहाँ तो सब चंगा है। उन्होंने साफ किया कि आज का यूपी गुंडा टैक्स और अवैध वसूली से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। सीएम योगी ने यूपी के नए विकास मॉडल को TTT का नाम दिया, यानी कि टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि तेज विकास वाला राज्य बन गया। योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी उपद्रव का नहीं बल्कि उत्सव का राज्य है। अयोध्या और प्रयागराज में उमड़ने वाली करोड़ों की भीड़ इसका प्रमाण है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि जहां 2017 के कुंभ में 12 करोड़ लोग आए थे, वहीं इस बार माघ मेले में 21 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा जागा है। आज राज्य में टेम्पल इकोनॉमी विकास का एक बड़ा इंजन बन चुकी है। सदन में विपक्ष के व्यवहार पर दुख जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि अभिभाषण के दौरान जो आचरण दिखाया गया उससे पूरा सदन आहत है। उन्होंने मातृशक्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सनातन धर्म में मां का स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन विपक्ष का व्यवहार हमेशा नारी शक्ति के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा को चोट पहुंचाना विपक्ष की आदत बन चुकी है। और वहीं अंत में सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दिया कि यूपी अब रुकने वाला नहीं है। सामूहिक प्रयास और सुशासन के दम पर यूपी आज दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सीएम योगी के इस भाषण ने साफ कर दिया कि आगामी चुनाव से पहले वो विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने वाले। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यूपी अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ चुका है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं यूपी से ही एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। सीएम योगी ने कहा है कि गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को अब हर महीने मिलने वाली पेंशन बढ़ाई जाएगी। ये फैसला उन लोगों के लिए है जिनका सहारा सिर्फ सरकार की मदद होती है। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे आखिर इस फैसले से किन किन लोगों को राहत मिलने वाली है। शुक्रवार को विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की करीब 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। अब तक उन्हें हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीना करेगी, यानी अब साल में उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही सीएम योगी ने बताया कि ये फैसला पहले बजट में नहीं था, लेकिन सरकार ने लोगों की जरूरत को देखते हुए ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि कोई भी गरीब इंसान खुद को अकेला ना समझे। अब जानते हैं कि किन किन लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। इस फैसले से विधवा महिलाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांग नागरिकों को और निराश्रित परिवारों को फायदा मिलेगा। ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। अब उन्हें दवा, इलाज, राशन और जरूरी खर्च में थोड़ी राहत मिलेगी। इस पर सीएम ने साफ कहा कि ये सिर्फ पैसे बढ़ाने का फैसला नहीं है, ये सम्मान और सुरक्षा देने का फैसला है। सरकार चाहती है कि हर गरीब व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने चुनाव में भी ये वादा किया था और अब उसे पूरा किया जा रहा है। इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।